रियली सॉरी एक्चुअली, तब मैं क्लास लेने जा ही रही थी, लेकिन उसी टाइम पे मैंने चेक तो कुछ प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि आज आपकी एक टाइम पे दो क्लासेस थी, तो मुझे एक सेशन रीशेड्यूल करना था। तो पहले मैंने एक सेशन सुबह का रीशेड्यूल किया था आपका 9:30 पे, ठीक है। और 9:30 वाला जो सेशन था वो हो नहीं पाया, तो वो तब तक इन्होंने रीशेड्यूल किया नहीं। अब तो प्रॉब्लम ये थी कि वो वाला रीशेड्यूल नहीं हुआ, एंड जो अभी नया वाला था, जो आपका 1:30 पे होना था, उसको फिर से मैंने रिवाइज करके उसका रीशेड्यूल किया 26 का, कोशिश की थी कि 26 को हो जाए। तो वहां पे हुआ क्या कि दोनों ही रीशेड्यूलिंग के लिए मुझसे फिर पूछा गया, और आई थॉट कि एक की रीशेड्यूलिंग है जो 26 की होनी है, एंड द अदर वन इज गोइंग टू आई एम गोइंग टू टेक एट 1:30। तो वो चेंज नहीं हो पाया, एंड फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि वो चेंज करो, तो फिर बाद में देखा मैंने कि 2 बजे, मतलब 1:30 बजे की क्लास नहीं हुई, तो मैंने उनको बोला 2 बजे, एंड 2 से फिर 2:30 बजे से क्लास हुई है, ठीक है। सो विल कंटिन्यू विद द क्लास। डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो कल हमने शुरू किया था फेमिनिज्म। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम फेमिनिज्म खत्म करेंगे, एंड फिर उसके बाद कुछ एडिशनल, मैंने आपको बोला था कि हम कुछ एडिशनल चीज़ें कवर करेंगे, तो आई विल बी कवरिंग दैट वन, ठीक है। एडिशनल मैं आपको कुछ नोट्स लिखवाऊंगी हॉब से रिलेटेड, आप जो लिख सकते हो अपने क्रिटिसिज्म में, वो चीज़ आपको बताई जाएगी। सो वेट अ मिनट। गुड आफ्टरनून प्रियंका। Where are others? बाकी सब नहीं आए हैं। वेट अ मिनट। हाय अंशुल। अंशुल, मैंने आपका आंसर चेक किया था, आई एम श्योर आपको फीडबैक उस पर मिला होगा। आंसर में बहुत सारी ऐसी बातें आपने लिखी थी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहाँ पर आपको क्वेश्चन इंटरप्रेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई है। हमने कार्ल पॉपर को डिस्कस किया था कि कार्ल पॉपर का क्या व्यू है प्लेटो को लेकर के, और किन बेसिस पे कार्ल पॉपर क्रिटिसाइज करते हैं। तो आपने अन्नपूर्णा का आंसर देखा था। अन्नपूर्णा ने काफी अच्छा आंसर लिखा है उस क्रिटिसिज्म पे, विच वाज अ परफेक्ट आंसर, एंड आप एक बार उस आंसर को फॉलो कीजिएगा एंड स्टडी फ्रॉम दैट। वो आंसर ऐसे अटेम्प्ट करना था, बट आपने क्योंकि अटेम्प्ट किया, कोशिश की, सो उसके लिए दैट्स अ वेरी गुड स्टेप, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके ट्राई टू, अच्छा आपने बाकी सब पे नहीं लिखा, बिकॉज अभी तक आपने शायद सभी टॉपिक्स कवर नहीं किए होंगे। तो आप एक बार क्लास में अगर आते हो तो मुझे बता दिया करो कि मैम मैंने ये सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है, तो मुझे उस टॉपिक पे क्वेश्चन दे दो। आई गिव यू क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक, जहाँ पर भी आपने जहाँ तक भी पढ़ा है या जहाँ पे भी रिवाइज किया है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आइडियोलॉजीज में। फेमिनिज्म हमको कवर करना है। देखो, आइडियलिज्म कवर हो चुका है, ये सभी चीजें कवर हो चुकी। लिबरलिज्म का एक टॉपिक विच आई फॉरगॉट टू डिस्कस इज लेजिटिमेशन क्राइसिस। लेजिटिमेशन क्राइसिस हम पढ़ेंगे आगे, इसको मैं पावर के टॉपिक में कवर करूंगी, ठीक है। लेजिटिमेशन क्राइसिस को, ये जो लेजिटिमेशन क्राइसिस का कॉन्सेप्ट है, ये हेबरमास ने दिया था। हेबरमास कौन है? हेबरमास एक ऐसे स्कॉलर हैं जो वेलफेयर स्टेट को क्रिटिसाइज करते हैं। हमने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट देखा था कि वेलफेयर स्टेट में जब जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, क्योंकि उसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन के चलते हम देखेंगे
कि जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, इसीलिए क्लासिकल लिबरलिज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा। और तब जा कर के हमने देखा कि आइडिया रिवाइज किया जाएगा, और रिवाइज करने के बाद मॉडर्न लिबरलिज्म आएगा। और मॉडर्न लिबरलिज्म में स्टेट की प्रेजेंस थी, जिसमें स्टेट ख्याल रखेगा सभी चीज़ों का, स्टेट इंटरफेयर करेगा एंड एक्सप्लॉयटेशन से मार्जिनलाइज सेक्शन को बचाएगा। तो हेबर मास का लेजिटिमेट क्राइसिस ये कहता है कि ये जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लिबरलिज्म में कैपिटलिस्ट कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, ये भी एक तरीके से बस इसने डिले किया है क्राइसिस को, इसने बस डिले किया है। आगे जाकर के क्राइसिस आएगा ही आएगा। क्यों आएगा वेलफेयर स्टेट का क्राइसिस? क्योंकि हमने देखा था कि वेलफेयर स्टेट का मतलब है स्टेट क्या करेगा, स्टेट सभी स्कीम्स को रन करेगा। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में कितनी सारी स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा हो गई, टैक्सेस जो हम देते हैं उसके पैसे से सरकार ये स्कीम्स चला रही है। तो मनरेगा चला रही है, मिड डे मील चला रही है, ठीक है। लेकिन सरकार ये पैसा कहाँ से लेकर के आ रही है? सरकार खुद तो अर्न कर नहीं रही है, टैक्सेस से आता है ये सरकार को पैसा। टैक्सेस का मतलब है कि ये पैसा आप इकोनॉमी में फर्दर इन्वेस्ट किया जा सकता है। इकोनॉमी में अगर इसको इन्वेस्ट किया जाता तो आगे जाकर इससे और ग्रोथ होती, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती। तो हेबर मास का इसीलिए कहना है कि ये जो टैक्सेस में पैसा जाता है स्टेट के पास में, इनके लिए मनरेगा और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, तो ये भी एक टाइम तक काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट, एक लिमिट होती है जिस लिमिट तक ये सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि बियॉन्ड लिमिट, अगर इस लिमिट के पार हम आगे जाएंगे, इससे ऊपर अगर हम जाते हैं, तो हम देखेंगे कि इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। एक लिमिट तक सपोर्ट कर सकती है कि पैसा यहाँ से निकाल करके गवर्नमेंट को दिया जाए और गवर्नमेंट मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए काम करे। अगर उस लिमिट से ज़्यादा इकोनॉमी में से पैसा निकाला गया, तो फिर ये जो ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, ये नेगेटिव ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर फिर रिसेशन आएगा। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो इससे इकोनॉमी को नुकसान होगा, और फिर पूरा का पूरा जो देश है, इकोनॉमी आपकी सही नहीं काम करेगी तो पूरा देश खड्डे में चला जाएगा। तो यही चीज़ देखने को मिलेगी इस पूरे कॉन्सेप्ट में। हेबरमास के कॉन्सेप्ट में हेबरमास ने ये बोला कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस है, कैपिटलिज्म में कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं। कैपिटलिज्म को प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए होता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा दिनों तक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। एंड आगे जाकर के हम देखेंगे कि क्राइसिस आएगा, लेजिटिमेशन क्राइसिस। लेजिटिमेशन क्राइसिस कैसे आएगा? देखो, अब एक लिमिट तक सपोर्ट कर सकता है स्टेट, ठीक है। तो अब स्टेट आगे रियलाइज करेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा अगर इकोनॉमी में से निकाला जाता है, ठीक है, तो बिजनेसेस को फर्क पड़ता है, पूरी कंट्री को फर्क पड़ेगा उससे, क्योंकि फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो पूरी फिर से गरीबी और आ जाएगी। जैसे आज के टाइम पे हो रहा है, आज के टाइम पे आपको पता है कि स्लो डाउन हो चुका है, फाइनेंशियल क्राइसिस हिट करने वाला है। इनफैक्ट ऐसे बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो अभी हमारे कंट्री में चल रहा है, उसके चलते अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है। आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें ये सेम एग्जाम्पल वहाँ से आप एसोसिएट कर सकते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते जो इकोनॉमी में से टैक्सेस में पैसा सरकार लिया करती थी, जिसको आगे सरकार स्कीम्स चलाया करती थी, अब ये जो टैक्सेस से पैसा है ये कम लेना शुरू किया है इन्होंने, क्योंकि बूस्ट भी तो करना है इकोनॉमी को। तो इसीलिए हम देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में अब सरकार, क्योंकि इनके लिए पैसा कर रही है, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रही है, तो सरकार के पास में पैसा कम होगा, टैक्स में पैसा कम होगा, तो सरकार जब अगले साल का बजट लेके आएगी तो लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होंगे उस बजट में, ठीक है। हो सकता है कि सरकार कुछ ना कुछ कम कर दे जो उनकी एक्सपेंसेस थी इन स्कीम्स को लेकर के। तो जब ऐसा होगा, तो जो लोग सरकार को इतना ज़्यादा जो लोग सरकार के पे डिपेंड कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी, पेंशन देगी सरकार, या बेरोजगारी भत्ता देगी, अनएम्प्लॉयमेंट आपको कुछ कंपनसेशन दिया जाता है, तो वो कंपनसेशन देगी, तो उन लोगों की फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि
इसको भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जब वो फुलफिल नहीं होगी तो ऐसे लोग जो सरकार से और भी ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, जैसे आज के टाइम पे आपको पता होगा, मान लो 3,000 रुपये पेंशन है, तो लोग ये मनाते हैं कि कल को सरकार 5,000 रुपये पेंशन कर दे पर इंसान। और ये भी मनाया जाता है कि 10,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए, ठीक है, लोगों की जो 60 ईयर्स अबव है उनकी 10,000। मतलब आप खुद सोचो कि इसमें लालच की तो कोई सीमा नहीं है। हमेशा जो लोग होंगे जो स्टेट पे डिपेंडेंट होती हैं, वो चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ठीक है। तो अब जब सरकार यहाँ से कुछ नहीं करेगी इनके लिए, तो अब होगी पूरी प्रॉब्लम खड़ी। यही जो लोग हैं जिन लोगों ने सरकार को लेजिटिमेसी दी थी। व्हाट इज लेजिटिमेसी? लेजिटिमेसी का मतलब कि सरकार ने लोगों ने, जो भी सरकार मान लो स्टेट लॉ बनाती है कोई, तो हम उस लॉ को फॉलो करते हैं, सरकार के बनाए हुए सारे। तो उन लॉ को फॉलो करने का मतलब होता है स्टेट को लेजिटिमेसी देना। और जब स्टेट ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई स्टेप उठाता है जिसकी वजह से इनको कोई फायदा नहीं दिख रहा है, तब उस सिचुएशन में आएगा लेजिटिमेशन क्राइसिस। तब ये लोग अपनी लेजिटिमेसी नहीं देंगे, तब आएगा पूरा क्राइसिस जिसमें ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। डज दिस टॉपिक कम अंडर? ये टॉपिक किस में आता है? वेल, राघव, दिस टॉपिक कम्स अंडर, एक तो लिबरलिज्म में आएगा, मॉडर्न लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट। Modern liberalism or positive liberalism is the concept where this topic will come. Because modern liberalism is where we have discussed the welfare state concept. So Habermas wanted to analyze whether this is going to benefit the marginalized section or not. So he said that this has just delayed the crisis. This has not made this is not the ultimate solution to get rid of those elements in capitalism which are exploitative. अंडरस्टूड? सो ये कहना था हेबर मास का, और ये है पूरा हेबर मास का लेजिटिमेशन क्राइसिस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो एक ये लेजिटिमेशन क्राइसिस थोड़ा बचा था, ये अभी हमने देख लिया। अब आते हैं फेमिनिज्म पे। अब हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है, बस एक फेमिनिज्म बचा है। देखो, आइडियोलॉजीज में फेमिनिज्म बचा है। फेमिनिज्म में भी हमने लिबरल, सोशल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट कवर किया है। तो रेडिकल को इसको फर्दर डिस्कस करेंगे एंड फिर पोस्ट फेमिनिज्म आज कवर करेंगे। एक बार ये खत्म हो जाएगा, ये वाला टॉपिक आपका जस्टिस के साथ में पढ़ा जाएगा एंड ये वाला टॉपिक पावर में पढ़ा जाएगा। पावर का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो फिलहाल इस चीज पे फोकस करते हैं विच इज फेमिनिज्म। सो लेट्स गो टू फेमिनिज्म एंड लेट्स ट्राई टू कवर इट। सो फेमिनिज्म में अभी तक हमने देखा कि फेमिनिज्म इज अ मेटा आइडियोलॉजी। इट्स अ मेटा आइडियोलॉजी। इसमें इंटरनल डिबेट है वेरियस स्कूल्स में। इससे पहले कभी फेमिनिज्म की बात नहीं की गई। तो फेमिनिज्म में कुछ वेव्स इमर्ज हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में फेमिनिज्म के आइडिया इनिशिएट होंगे एंड 17 से लेकर के पहले जो फेज था 1960s तक रहा। उसके बाद 1960 से लेकर के 1990s तक रहेगा रेडिकल फेमिनिज्म। दिस इज लिबरल एंड सोशल फेमिनिज्म, दिस इज रेडिकल फेमिनिज्म, एंड देन इन 1990s विल कम पोस्ट फेमिनिज्म। तो अभी हम यहीं पे फोकस कर रहे थे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ 5 मिनट में कि फेमिनिज्म की शुरुआत होती है प्लेटो के साथ में, एंशिएंट टाइम में। लेकिन मॉडर्न टाइम में लिबरल फेमिनिज्म आया 17th सेंचुरी में, जिसकी मदर कौन थी? हु इज द मदर ऑफ फेमिनिज्म? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने यहाँ पर डिमांड किया कि महिलाओं के लिए सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, कि वो सभी राइट्स जो मैन को दिए जाते हैं वो सभी राइट्स वुमेन के लिए भी होने चाहिए। एज इट इज उठा करके वही चीज डाली गई, ठीक है। एंड इसमें फिर हम देखेंगे कि राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस, राइट टू स्टैंड इन इलेक्शंस, ये सभी इसमें रहेगा। अब इसके बाद हमने देखा कि एक तो लिबरल होता है और फिर दूसरा होता है सोशल फेमिनिज्म। ये इसी पीरियड की बात है जब सोशल फेमिनिज्म भी राइज होगा। सोशल फेमिनिज्म में हमने 2-3 पढ़े थे। जैसे कि हमने फ्रेडरिक एंगल्स को देखा था। कार्ल मार्क्स ने बात नहीं की थी, लेकिन कार्ल मार्क्स के साथ में जो काम करते थे, इन्होंने बोला था कि अगर महिलाएं कम्युनिज्म को सपोर्ट करती हैं, कैपिटलिज्म को हटाती हैं, उसको रिवोल्यूशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है, तो जब कैपिटलिज्म चला जाएगा
एंड कम्युनिज्म आएगा तो रियल फ्रीडम मिलेगा, इनका अपलिफ्टमेंट होगा। लेकिन ये प्राइमरी कंसर्न नहीं था इनका, प्राइमरी कंसर्न था इनका कम्युनिज्म लाना। आगे देखेंगे हम, लेनिन भी काफ़ी कुछ किया है वुमेन के लिए, वुमेन के स्टेटस के लिए। स्टालिन का भी हमने देखा कि स्टालिन ने भी मदर हीरोइंस की बात की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो लिबरल फेमिनिज्म था इसको क्रिटिसाइज करने वाला आगे स्कूल आएगा 1960s में। तो 1960s में ये लोग क्रिटिसाइज करेंगे, नई स्कॉलर्स आएंगी जिसमें शुरुआत होती है सिमोन डी बेवॉर से। तो इनका कहना होगा कि इनकी जो एनालिसिस है लिबरल फेमिनिज्म और सोशलिस्ट फेमिनिज्म का जो एनालिसिस है, देखो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स के लिए डिमांड करती थी। सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स जैसे कि इसमें जो सोशलिस्ट होते हैं वो डोमेस्टिक लेबर को इंक्लूड करने के लिए डिमांड करते हैं कि विमेन जो डोमेस्टिक लेबर परफॉर्म करती हैं उसको भी नेशनल इनकम में काउंट करना चाहिए। ठीक है, एंड तो इक्वल वेजेस की बात की जाएगी। अब ये लोग बोलेंगे कि आपने जो अपना एनालिसिस लिया है फेमिनिज्म का वो मैस्कुलिनिस्ट है, मैंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसीलिए जो रेडिकल फेमिनिस्ट होंगी ये फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एनालिसिस देंगी। तो ये फीमेल टर्मिनोलॉजी देंगी। फीमेल टर्मिनोलॉजी कौन सी होगी? इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेक्स दे विल यूज द वर्ड जेंडर। और इनका कहना है कि वी आर लिविंग इन अ जेंडर्ड सोसाइटी। हम लोग विमेन पैदा नहीं होते, हमको विमेन बनाया जाता है। बिकॉज ये बोलती हैं कि सेक्स इज अ बायोलॉजिकल टर्म। तो क्योंकि सेक्स बायोलॉजिकल टर्म होती है तो इसीलिए यहाँ पर कोई इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होता, दोनों इक्वल हैं, मेल एंड फीमेल आर इक्वल। लेकिन जब भी हम सोसाइटी में जब फीमेल्स पैदा होती हैं तो उनके साथ में धीरे धीरे करके डिस्क्रिमिनेशन सबॉर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मिथ एसोसिएट किए जाते हैं फीमेल्स के साथ में, जैसे कि एक सर्टेन एज के बाद में इनके अट्रैक्टिवनेस चली जाएगी। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाता है कि वो जो महिलाएं होती हैं जो हाउस वाइफ होती हैं वो ज़्यादा खुश रहती हैं। करियर वुमेन, जिनका करियर वुमेन्स होती हैं, जिनका करियर होता है, जो पढ़ाई लिखाई में इनमें ध्यान देती है, उनको बोला जाता है कि ये इतनी खुश नहीं रह पाती, ये हमेशा टेंस रहती है। तो ऐसे कुछ मिथ एसोसिएट करते हैं कि जैसे सिगमंड फ्रूट थे, हमने सिगमंड फ्रूट के बारे में बात की इसमें कि सिगमंड फ्रूट ने क्या बोला था। इनका कहना था कि वुमेन का काम ही होता है कि दे हैव टू अपीयर अट्रैक्टिव टू मेन। और इसी को क्रिटिसाइज करती हैं ये सभी जो स्कॉलर्स हैं, एंड दे से कि ऐसा नहीं है, ये सभी मिथ बनाए गए हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका सारा रीजन आता है पेट्रियार्की पे, कि पेट्रियार्की इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तो सिमोन डी वेवर का कहना है वी आर नॉट बॉर्न वुमेन, वी बिकम वुमेन। क्योंकि सोसाइटी जेंडर प्रोवाइड करती है, सोसाइटी आपको आपकी फैमिली से ही डिस्क्रिमिनेशन सबॉर्डिनेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और ये कॉमन सेंस बन जाती है धीरे धीरे करके कि वुमेन के साथ में ये चीज़ें तो नेचुरल है कि वुमेन को बाहर नहीं जाने दिया जाए, ये कॉमन सेंस मान लिया जाता है। तो इसमें कुछ स्कॉलर्स हैं जिनके व्यूज हमने देखे थे पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल से रिलेटेड, जैसे कैरोल हनीश हैं। ये क्या बोलती हैं पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल से रिलेटेड कि पब्लिक मैटर पे तो देखो स्टेट सारे लॉ बनाता है लेकिन प्राइवेट मैटर पे कभी लॉ नहीं बनाया। और इसका सारा ब्लेम किसको जाता है? एरिस्टोटल को जाता है इसका ब्लेम जाता है हेगल को, कि इन लोगों ने ये बोला कि पब्लिक मैटर में कि स्टेट ही सबसे ऊपर आता है, स्टेट जो डिसाइड करेगा, फीमेल्स के इंटरेस्ट को इसमें कंसर्न नहीं माना जाएगा, फीमेल के इंटरेस्ट को नहीं माना गया। इनफैक्ट एरिस्टोटल ने सिटीजनशिप नहीं दी थी। ऐसे ही कैथरीन मैकिनन भी रेप लॉज को एनालाइज करके बोलती है कि ये जो लॉज बनाए जाते हैं ये मैन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से इन लॉज में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको लूप होल्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही सुजैन मॉलर रॉकिन आती है। सुजैन मॉलर रॉकिन अपनी बुक लिखती है जेंडर जस्टिस एंड फैमिली। इस बुक में ये सपोर्ट करती हैं होमोसेक्सुअल फैमिली को, यानी जो फादर है और बेटा है साथ में रहे, और जो मदर है और बेटी है, डॉटर है, दे शुड लिव टुगेदर। क्योंकि ऐसे में फिर सबॉर्डिनेशन उनको फैमिली लेवल पे नहीं देखने को मिलेगा। Once they do not find this subordination at their family level, this will not become a common sense to them, and when they will go to society, then they will question these things and they will start thinking like how much women are subordinated.
outside in the society, and that's when they will get to know कि it is not a common sense females के साथ में गलत किया जा रहा है. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थी जो कि एनालाइज करने की कोशिश करेंगी. जैसे कि एक सर्वे किया गया था, इंटरव्यू किया गया था यूएसए में, जो वेमेन थी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, उनको इंटरव्यू किया गया था कि क्या वो लोग खुश हैं कि नहीं. तो उसमें हम देखेंगे कि उनका भी कहना था दैट समथिंग इज मिसिंग इन देयर लाइफ. तो इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि हाउस वाइफ भी हैप्पी नहीं है. तो ऐसे मिथ स्टार्ट किए जाते हैं. ऐसे ही साइंस में भी ये मिथ स्टार्ट किया जाता है कि एक सर्टेन एज तक ही जो वेमेन होती हैं वो रिप्रोडक्टिव होती हैं, इसीलिए अगर उनको शादी करनी है या उनको जो भी डिसीजन लेने हैं अपने करियर को सैक्रिफाइस करके दे विल हैव टू गो फॉर दिस मदरहुड. ठीक है. तो इनफैक्ट ऐसा भी इसमें एनालाइज किया जाएगा, इंटरव्यू किया जाएगा. जैसे कुछ इसमें से पॉलिटिकल साइंटिस्ट होंगी जो फीमेल पॉलिटिकल फेमिनिस्ट होती हैं. जो फेमिनिस्ट ने ये भी जानने की कोशिश की कि जो लोग बच्चे पाल रही हैं कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, आर दे हैप्पी और नॉट. क्या वो मदर बन करके मदरहुड में आर दे हैप्पी और नॉट. तो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के बाद में उनको पता चला कि जो लोग बच्चे पाल रहे हैं, स्पेशली जो women हैं, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ. दे डू नॉट एंजॉय मदरहुड बिकॉज उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, बहुत स्ट्रेस रहती हैं, 24 घंटे उनको इस तरीके से केयर रखनी पड़ती है. द हस्बैंड इज नॉट सपोज टू डू ऑल दीज थिंग्स. ऐसा माना जाता है कि सिर्फ फीमेल्स ही संभालेंगी, बच्चा पैदा उन्होंने किया है तो दे हैव दिस टास्क ऑफ रियरिंग द चाइल्ड, राइट. सो ये पूरा इशू था इसका कि साइंस भी इस तरीके से एक डिस्कोर्स पैदा करता है फेमिनिस्ट के अगेंस्ट में. साइंस में भी इस तरीके से किया जाता है. तो इनके बुक का नाम था सेकंड सेक्स, जिसमें ये बोलती है कि विमेन इज प्रोफेशनल. विमेन को सोसाइटी में सबॉर्डिनेट स्टेटस दिया जाता है, प्राइमरी सेक्स नहीं है. प्राइमरी जो समझा जाता है वो मैन को समझा जाता है, हमेशा विमेन को सबॉर्डिनेट किया जाता है. और सबॉर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबॉर्डिनेशन हो कि सब्जुगेट किया गया हो. इनके अगेंस्ट में विमेन को वायलेंस भी फेस करना पड़ता है पर्सनल स्फीयर में. वायलेंस कैसे? जैसे कि फीमेल फोर्टिसाइड हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं. तो सिमोन डी बोवार फ्रांस से बिलोंग करती थी एंड शी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन पॉल सार्ट्रे. और सार्ट्रे की हमने देखा था कि सार्ट्रे ने एक अपनी फिलॉसफी दी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म. एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ऑल अबाउट कि जो हमारा एग्जिस्टेंस होता है वो हमारे लिए, मतलब हु वी आर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रादर देन जो हमें सोसाइटी आइडेंटिटी देती है. एसेंस का मतलब होता है द आइडेंटिटी दैट इज गिवन बाय सोसाइटी. तो सोसाइटी तो देखो जो भी कहती रहेगी उसका तो काम ही है कहना. ठीक है, लोग तो बातें बोलेंगे ही. पॉइंट इज कि आपको अपना अपने लिए आपका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, आपका वजूद क्या है, आपकी क्या डिसीजंस हैं, आपकी क्या कॉन्शियसनेस है, ये सब इस चीज़ पे फोकस करते हैं सार्ट्रे. तो सार्ट्रे के आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर के ही सिमोन डे बोवार ने ये चीज़ बोली थी. एंड उन्होंने सिगमंड फ्रूड को क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने ये कहा था कि विमेन का एग्जिस्टेंस किस लिए है, टू अपीयर अट्रैक्टिव टू मेन, यानी बिल्कुल सेकेंडरी, सबऑर्डिनेट कर दिया इसको. आलोक, पर्सनल इज पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हमारा दो चीजों में आता है. पर्सनल इज पॉलिटिकल में जब भी अगर आपको पर्सनल इज पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दिखे तो इसमें आपको एनालाइज करना है दो लोगों को, उनका क्या इसमें है. तो ये फेमिनिज्म एंगल से कॉन्सेप्ट फेमिनिज्म से रिलेटेड है, लेकिन इसी में हम देखते हैं कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने कहा था पर्सनल इज पॉलिटिकल. पर्सनल इज पॉलिटिकल. तो एरिस्टोटल ने पर्सनल इज नॉट पॉलिटिकल. तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, पर्सनल लाइफ को पॉलिटिकल लाइफ से सेपरेट किया था. द अथॉरिटी ऑफ अ मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्टेटमेंट. यानी पर्सनल लाइफ को इन्होंने अलग किया था कि अलग अलग फैमिलीज के अपने अपने इंटरेस्ट होती हैं. दैट्स वाई हाँ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी. तो आप इसमें दोनों एंगल डिस्कस करोगे, एरिस्टोटल से स्टार्ट करोगे एंड साथ में आपको फेमिनिज्म का पर्सपेक्टिव भी इसमें डालना होगा. तो ये बहुत रिच आंसर हो जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट अ गुड स्कोर इफ यू लाइक राइट इट. कैरॉल हनीश लिख सकते हो इसमें. ऐसे ही इसमें आप सुजैन मॉलर रॉकिन के व्यूज लिख सकते हैं. ठीक है, रिच आइडियाज आपको डायनामिक बनाना होगा अपना आंसर.
तो बन जाएगा। समझ आ रहा है आपको? कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है? एग्जिस्टेंशियलिज्म का ये होता है कि आपका एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, आपका वजूद, जो आपकी लाइफ है, आप एज अ पर्सन कैसे हो, आपके खुद को लेकर के डिसीजन क्या रहेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये सभी बातें हैं। तो अब देखते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट, कुछ और रेडिकल फेमिनिस्ट जो हमने अभी तक कवर नहीं की थी, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारी आयरिस मैरियन यंग। आयरिस मैरियन यंग का क्या कहना है? आयरिस मैरियन यंग कहती हैं डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप के बारे में। इनका कहना है कि जो लिबरल फेमिनिस्ट डिमांड कर रही थी वो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस डिमांड कर रही थी वुमेन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यू नो ये बिलीव करती हैं जो रेडिकल फेमिनिस्ट होती हैं, जैसे आयरिस मैरियन हो यंग हो गई, इनका कहना है कि अगर वुमेन को इक्वल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं तो क्या उनको इक्वल स्टेटस मिलेगा? जैसे लिबरल सोचते थे कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिल गए तो इनको इक्वल स्टेटस भी मिल जाएगा। तो रेडिकल फेमिनिस्ट मानती हैं कि तब भी इक्वल नहीं होंगी वुमेन। अगर आप इनको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी दे दोगे तब भी इनके पास में इक्वल स्टेटस नहीं आएगा। ये कहना है आयरिस मैरियन यंग का। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम एक जेंडर्ड सोसाइटी में रहते हैं, और जेंडर्ड सोसाइटी में जहाँ पर शुरू से लेकर के अभी तक भी, आज तक भी हम देखेंगे कि वुमेन को सबऑर्डिनेट किया जाता है, तो उस सबऑर्डिनेशन के चलते वुमेन को स्पेशल नीड्स की जरूरत है। yes, just like the present scenario today in certain cases, जैसे कि let me give you one example। आज के टाइम पे 33% रिजर्वेशन वुमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में दिया गया है कि 33% जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए इसमें एलोकेट की जाती हैं, रिजर्व की जाती हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पर भी पेट्रियार्की अपना ही रोल प्ले कर रही है। वुमेन को खड़ा किया जाता है फॉर द नेम सेक, जो रियलिटी में उनके जो डिसीजंस हैं वो सभी अभी भी मेन ही लेंगे। तो पॉइंट ये है कि इक्वल स्टेटस मत दो, स्पेशल राइट्स दो वुमेन को। तो आयरिस मैरियन यंग का इसीलिए कहना है कि वुमेन को सिटीजनशिप नहीं चाहिए जैसे मैन को मिलती है, हमको डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप चाहिए। मतलब हमको एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल चाहिए, स्पेशल राइट्स चाहिए वुमेन को। और उसके बेसिस पे ये मांगती है कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए जैसे मैन के लिए है, रादर डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप होनी चाहिए। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का क्या मतलब है? मतलब कि स्टेट को ये पहचानने की जरूरत है कि जो मैन की नीड्स हैं और जो वुमेन की नीड्स हैं वो दोनों ही अलग हैं। इसीलिए स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस करने चाहिए वुमेन की फेवर। तो डिफरेंशिएटेड कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। जैसे मेट्रो में एक अलग से डब्बा आप देखोगे वुमेन के लिए रिजर्व किया जाता है, जहाँ पर सेफली दे कैन ट्रैवल, क्योंकि इनका सेक्सुअल हरासमेंट से लेकर के ये सभी इश्यूज, इनको ईव टीजिंग, ये सभी रहता है, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में। ठीक है, सो दिस इज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। समझ आया? सो दिस इज अबाउट आयरिस मैरियन यंग कि मैन और वुमेन की नीड्स अलग होती है तो अलग से प्रोविजंस भी बनाने चाहिए। जैसे कि ट्रेन्स में स्पेशल कंपार्टमेंट देख सकते हो आप एग्जांपल, जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट, दिस स्पेशल ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज, ऐसा नहीं है कि स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि वुमेन वीक है, नहीं, ये स्पेशल ट्रीटमेंट का रीजन कुछ और होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि वुमेन को बहुत टाइप के वायलेंस सब्जेक्ट करते हैं मैन। ठीक है, मतलब सब्जुगेट किया जाता है वुमेन को, सबऑर्डिनेट किया जाता है, बहुत टाइप के वायलेंस वुमेन फेस करती हैं अपनी पूरी लाइफ में। दैट्स वाई इनको करना चाहिए। वुमेन वीक नहीं है, क्योंकि अब मैन भी है। मैन वीक, मैन, अब मानोगे मैन को वीक नहीं मानोगे अगर आप, तो मैन के साथ में भी तो ऐसा होता है। सिर्फ ये ऐसा प्रॉब्लम वुमेन के साथ नहीं है, ये मैन के साथ भी है कि क्या मैन इमोशनल फील नहीं कर सकते?
ऐसा बोला जाता है कि अगर मैन इमोशनल फील करते हैं, मैन रोते हैं, तो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या लड़की की तरह रो रहे हो, ठीक है। सो ऐसा पूरा मूवमेंट आज के टाइम पे स्टार्ट किया जाता है कि अगर वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस लाए जाएंगे, अगर ये सब किया जाता है वुमेन की भलाई के लिए, तो फेमिनिज्म मैन के लिए भी अच्छा है। फेमिनिज्म सिर्फ वुमेन के लिए अच्छा नहीं है, मैन के लिए भी अच्छा है ये चीज। क्यों? क्योंकि ये चीज लाने की जरूरत है कि समाज में एक पर्टिकुलर चीजों को वुमेन से एसोसिएट किया गया है। ये मिथ बनाया गया है कि अगर आप रोते हो तो आप लड़की हो, ठीक है। अगर आप वीक, मतलब वीकनेस के साथ में लड़कियों को हमेशा एसोसिएट किया जाता है, वुमेन को एसोसिएट किया जाता है कि वो भारी सामान नहीं उठा सकती, या वो कोई ऐसा इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में नहीं जा सकती। जैसे कि आर्मी और इन सब चीज़ों में हम देखा करते थे कि ऐसे टैबू एस्टैब्लिश किए गए थे कि ये इन सभी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। ज़्यादातर इनका प्रोफेशन माना जाता था नर्सिंग में, केयरिंग में, ठीक है, या फिर टीचिंग में, इसमें ज़्यादा डाला जाता था। लेकिन ये सिर्फ वुमेन के लिए अच्छा नहीं होगा, ये मैन के लिए भी अच्छा होगा अगर ऐसा किया जाए। तो ये जो स्पेशल राइट्स की बात करती है आयरिस मैरी यंग, इनके स्पेशल राइट्स का रीजन है वुमेन वीक नहीं है। स्पेशल राइट्स इसलिए देने हैं क्योंकि वुमेन कुछ टाइप के वायलेंस फेस करती हैं, दैट्स व्हाई। तो इसमें दूसरे भी स्कॉलर्स हैं जैसे कि बेटी फ्रीडमैन। बेटी फ्रीडन का कहना था, इन्होंने अपनी बुक लिखी है फेमिनिस्टिक। ऐसे ही सिमोन डे beauvoir हमने देखा जिनकी बुक है सेकंड सेक्स, केट मिलेट की बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ऐसे ही शीला स्मिथ फायरस्टोन की बुक है डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। तो एक एक करके अब इनके व्यूज भी देखेंगे कि बेटी फ्रीडन का क्या कहना है। अब बेटी फ्रीडन यूएसए से थी और इन्होंने बहुत सारी वुमेन, जो अमेरिकन वुमेन थी, वाइट अमेरिकन वुमेन, ब्लैक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वाइट की। क्योंकि पहले क्या होता था, जो ब्लैक लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे इन अमेरिका, वेदर इट इज अ मैन और अ वुमेन, दोनों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं वाइट वुमेन के बारे में कि वाइट वुमेन जो इतना दिखाया जाता है कि वुमेन में भी अपर क्लास में जहाँ माना जाता है कि क्या वहाँ पर जो मैरिड वुमेन है जो कि एकदम वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, आर दे हैप्पी और नॉट। तो ये जानना चाहती थी कि ये जो औरतें हैं कि क्या ये अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो इस सर्वे में बेटी फ्रीडन को ये पता चला कि बावजूद इसके कि ये लोग वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके बावजूद मैरिड भी थी, एंड उसके बावजूद हम देखेंगे कि कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी लाइफ को लेकर के। इनको लगता था कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है। अब वो क्या मिसिंग है वो इनको नहीं पता था। व्हाट इज द प्रॉब्लम, दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट समथिंग वाज मिसिंग, ऐसा सर्वे में पाया गया। तो बेटी फ्रीडमैन इस सर्वे को कंडक्ट करने के बाद में बोलती हैं कि ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, दिस सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रॉब्लम विद नो नेम। दिस इज द प्रॉब्लम विद नो नेम। ये एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। तब बाद में ये रियलाइज करती हैं कि प्रॉब्लम ये जो ये फेस कर रही हैं, ये प्रॉब्लम है पेट्रियार्की। जो इनको लग रहा था ना कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है इनके लाइफ से, तब इनको पता चला, बाद में इन्होंने लेटर ऑन रियलाइज किया कि पेट्रियार्की की वजह से ये चीजें हो रही हैं। तब वो इस कंक्लूजन पे आई कि जब तक पेट्रियार्की नहीं हटेगी तब तक विमेन है सेटिस्फाइड नहीं होंगी अपनी लाइफ में। चाहे आप वो इक्वल राइट्स दे दो, मैन को जो इक्वल राइट्स मिले हैं आप वेमेन को भी दे दोगे, तो भी वो इक्वल नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैन की नीड्स अलग है, मैन का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग है, वेमेन का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग है, दैट्स व्हाई। तो पेट्रियार्की जो है दैट इज इवन बैड फॉर मेन। तो मैन एंड वेमेन दे शुड वर्क टुगेदर अगेंस्ट पेट्रियार्की। अब आप सोचिए, ऑनर किलिंग की जब बात की जाती है तो ऑनर किलिंग में क्या सिर्फ लड़कियों को फेस करना पड़ता है? ऑनर किलिंग में लड़कों को भी वही वायलेंस फेस करना पड़ता है। तो पेट्रियार्की जो है वो मैन के लिए भी इक्वली डेवास्टेटिंग है, ठीक है।
तो काफ़ी सारे सर्वेज इन्होंने किए बेटी फ्रीडन ने, और इन्होंने ये मिथ एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि विमेन मदरहुड एंजॉय करती है, ऐसा बोला जाता है हमेशा। तो जितनी इन्होंने इंटरव्यू किए थे विमेन को, उनसे इनको ये पता चला कि जो पूरा प्रोसेस था बच्चा पैदा करने का, उसको पालने का, ये फीमेल्स के लिए प्लेजरसम नहीं था। दे वर नॉट हैप्पी, ठीक है। एंड इनफैक्ट वो औरतें ये बोल रही थी कि बच्चा पैदा करना इज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, बिकॉज आप अपनी मदर से भी पूछोगे कि बच्चा पैदा किया जाता है जब, तो आप जब छोटे थे तो यू विल गेट टू नो कि उन्होंने बहुत परेशानियां झेली हैं, ठीक है। बिकॉज अपनी चॉइसेस आपको चेंज करनी पड़ती हैं। यू मस्ट हैव इवन हर्ड ऑफ दिस थिंग कि कितनी बार ऐसा होता है कि शी वांटेड टू गो समवेयर, बट बिकॉज आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, बिकॉज आपकी आपको स्कूल जाना होता है या कॉलेज जाना होता है, आपकी पढ़ाई चल रही है, तो योर मदर हैज टू सैक्रिफाइस ऑन दैट फ्रंट, जिसमें आपकी जो मदर होती हैं वो अपने घर नहीं जाती हैं कितने कितने सालों तक। सो दैट्स द सेम थिंग कि मदरहुड कोई एंजॉय नहीं करती है women. इनफैक्ट दे हैव डिस्क्राइब्ड कि इट्स अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। Can the less satisfaction be due to same mechanical life they were living without any difference to life? Well, level of satisfaction can be because of this also, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो। लेकिन आप इसमें वेमेन को एसोसिएट कीजिए कि वेमेन को यहाँ पेट्रियार्की का रोल आएगा, ठीक है। पेट्रियार्की का रोल क्या रहेगा कि पेट्रियार्की अलाउ ही नहीं करती है वेमेन को कि वो कुछ भी, मान लीजिए कि कोई क्रिएटिव काम करे, जो आप क्रिएटिविटी में कुछ अपने घर पे कुछ बनाते हो, नॉट जस्ट खाना बनाना, आई एम टॉकिंग अबाउट कि यू वांट टू परस्यू समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। इफ इट इज अ करियर, ठीक है, if it is a career whether they'll allow it or not, it depends upon that। तो मैकेनिकल लाइफ तो उससे भी एसोसिएट की जा सकती है, ठीक है, कि इनको क्रिएटिविटी के लिए स्कोप नहीं दिया जाता है। अगर वो स्कोप दिया जाएगा, वुमेन को इतनी फ्रीडम दी जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये फ्रीडम से बात आ गई, ठीक है। व्हाट इज ऑनर किलिंग? ऑनर किलिंग के आपने केसेस नहीं देखे हैं? पंचायत के बारे में सुना है अंशुल आपने? जो कपल्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, इंटर कास्ट मैरिजेस में कितने केसेस ऐसे आते हैं कि जो लड़की के पेरेंट्स थे या जो लड़के के पेरेंट्स थे, मिल करके उन्होंने लड़का और लड़की दोनों को मार दिया। दैट इज अ ऑनर किलिंग, ठीक है। इसको ऑनर, अपने ऑनर के लिए, अपने परिवार के, अपने इज्जत के लिए, ऑनर के लिए दे किल दोस्त जो इंटर कास्ट मैरिजेस करते हैं, इसको ऑनर किलिंग बोलते हैं। तो ऑनर किलिंग जैसी जो चीजें होती है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेट्रियार्की जो है सिर्फ फीमेल्स के लिए खराब है, मेल्स के लिए भी खराब। ये कहना था इनका बेटी फ्रीडन का, ठीक है। तो बेटी फ्रीडन ये सभी बोलती हैं। अब आगे आते हैं केट मिलेट, ऐसे ही आइडियाज उनके होंगे, शुला स्मिथ फायरस्टोन के भी ऐसे ही आइडियाज होंगे। अब आते हैं थर्ड वेव पे, थर्ड वेव पे आते हैं। आर्टिकल 15 जो मूवी थी, ऑनर किलिंग पे नहीं थी, ऑनर किलिंग बनाई गई थी, उसको ऑनर किलिंग बनाया गया था। दैट वाज मोर ओवर मोर ऑफ, आप बोल सकते हो, वो जो कैपिटलिज्म था उसके सबऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल था कि जो रिच क्लास होते हैं, जो एलिट होते हैं, वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। नो, दैट वाज नॉट ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, दैट वाज ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इक्वालिटी नहीं दी जाती है यहाँ पर, ठीक है, कि कोई जो कास्ट को लेकर के स्पेशली ज्यादा था यहाँ पर, ठीक है, नॉट रिलीजन, इट वाज मोर ऑफ दैट। तो आर्टिकल 15 आपने देखी भी होगी, तो उसमें वैसे तो देखो आर्टिकल जो 15 वाला जो पूरा ये जो केस हुआ था, ठीक है, आपने सुना ही होगा केस के बारे में। तो इसको ऑनर किलिंग का एंगल दिया गया था, लेकिन इट वाज नॉट ऑनर किलिंग। बाद में जब पूरा पता किया, पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ था, दिस इज हैपेंड। सो एनीवेज, थर्ड वेव को डिस्कस करते हैं। थर्ड वेव इज पोस्ट फेमिनिज्म। अब आती है 1990s में पोस्ट फेमिनिज्म आएगा। अब पोस्ट फेमिनिज्म वाले रेडिकल फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज करेंगे। अब पोस्ट फेमिनिज्म का भी यही कहना होगा कि जो ये लोग बोल रही हैं कि वुमेन को सबऑर्डिनेट किया जाता है, तो वुमेन के लिए अलग से राइट्स होने चाहिए। तो पोस्ट फेमिनिज्म एक अलग लेकर के आती हैं व्यू,
ठीक है। जैसे कि रेडिकल फेमिनिज्म में ये बोला गया कि विमेन बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करती है मदरहुड को, लेकिन यहाँ पर बैकलैश करेंगे। जैसे सुजैन फालूदी है, ये पोस्ट फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं, यहाँ पर थर्ड वेव के चलते ये लोग बोलेंगे कि विमेन जो वेस्टर्न सोसाइटीज में होती हैं उन सभी को लिबरेशन है, ऐसा नहीं है, सभी लिबरेटेड हैं। तो रेडिकल फेमिनिज्म अभी, क्योंकि विमेन वेस्टर्न सोसाइटीज में जो लिबरेटेड है उनका ये है कि दे आर हैविंग द लिबर्टी, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट वेस्टर्न सोसाइटी में, लेकिन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में नहीं होगा ऐसा। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल में नहीं होगा, सिर्फ वेस्टर्न की बात कर रहे हैं अभी। तो सुजैन फालूदी वेस्टर्न सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ये बोलती हैं कि आज के टाइम पे तो वुमेन लिबरेटेड है, इसीलिए इनका कहना है कि वुमेन को तो जो वुमेनहुड होता है, जो बच्चा पैदा करते हैं, वुमेनहुड होता है, सेलिब्रेट करना चाहिए, कि वी शुड सेलिब्रेट दिस। इनका एजेंडा अलग है, इनका एजेंडा है कि टू डोमेस्टिकेट मैन बेसिकली। तो इनका ये कहना है कि मेन को भी उतनी ही इक्वालिटी दो जितनी इक्वालिटी तुम वुमेन के लिए मांग रहे हो। तो यहाँ पर चेंज आएगा अब आइडिया में। तो न्यू फेमिनिज्म स्टार्ट होता है जहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट मांगी जाती है। तो न्यू फेमिनिज्म इज एक्चुअली एडवोकेटेड बाय चर्च। जो चर्च है वो एडवोकेट करती है, और ये बोला जाता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मैन को वुमेन को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड वुमेन को मैन को रिस्पेक्ट करना चाहिए उतना ही। तो जैसे वुमेन के पास में कुछ एसेंशियल क्वालिटीज होती हैं, तो वुमेन को मदरहुड इंजॉय करना चाहिए। तो यानी एक तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, मदरहुड भी इंजॉय करो। ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट व्यू है, हम देखते हैं रेडिकल फेमिनिज्म से। आगे इसमें आएगा ब्लैक फेमिनिज्म भी। अब ब्लैक फेमिनिज्म में है बेल हुक्स एंड एंजेला डेविस, ये कुछ स्कॉलर्स हैं। इनका कहना है कि जो वाइट वुमेन की सिचुएशन है इस पूरे वर्ल्ड में और जो ब्लैक वुमेन की सिचुएशन है, उनके कंसर्न्स बहुत डिफरेंट है। तो एक ही कैटेगरी में आप लोग नहीं डाल सकते उसको। ऐसे ही पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म आएगा। पोस्ट कॉलोनियल मतलब कौन सी कंट्रीज पोस्ट कॉलोनियल होती है, जहां पर आज भी कॉलोनियल लेगेसी फॉलो की जाती है। जैसे इंडिया, इंडिया के केस में चंद्रा मोहंती तालपड़े एंड सरोजनी साहू, इन लोगों का क्या कहना है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वेमेन रह रही हैं उनकी प्रॉब्लम्स उन वेमेन से बहुत अलग है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रही हैं। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, हमारे यहाँ की प्रॉब्लम्स अलग है। क्योंकि हमारे यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ वुमेन पेट्रियार्की के अंडर में है, हमारे यहाँ पे नियो कॉलोनियलिज्म भी चल रहा है, उसका भी बर्डन है। हमारे यहाँ पे रेसिज्म भी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिज्म है, सिर्फ पेट्रियार्की नहीं है, यहाँ पर नियो कॉलोनियलिज्म के चलते भी वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। जैसे कि जो एमएनसीज होती हैं, वही मल्टीनेशनल कंपनीज जो यूएसए में वुमेन को इक्वल वेजेस देती हैं, इंडिया के केस में उन्हीं वुमेन को डिफरेंट पैकेज दिया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट उनके लिए पे स्केल रखा जाता है। तो सबऑर्डिनेशन हो गया इनका, डुअल हो गया, देयरफॉर ऑपरेशन इनका क्या रहा, डुअल ऑपरेशन होता है इनके ऊपर। ठीक है, डुअल बर्डन है उन वुमेन का जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रहती है। ये समझ में आया पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म? एनी डाउट? ओके, ब्लैक फेमिनिज्म बस ये है कि जो ब्लैक लेडीज होती हैं, जो ब्लैक वुमेन होती हैं, इनके कंसर्न्स अलग हैं वाइट वुमेन से। ठीक है, इनके कंसर्न्स, इनकी सिचुएशंस अलग हैं, तो इनके कंसर्न्स भी अलग होंगे। तो यानी आप एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि जो जो डिस्क्रिमिनेशन वाइट वुमेन फेस करती हैं वही डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक वुमेन भी फेस करती हैं, ऐसा नहीं है, अलग होता है। क्योंकि अमेरिका में आज भी आप देखोगे कि वाइट एंड ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्टेंट है आज भी। जैसे इंडिया में आज भी चाहे कितनी भी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, धीरे धीरे करके कास्ट सिस्टम धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। सेम इज द केस विद अमेरिका। आज भी आप कितनी बार देखते हो कि कोई ऐसा केस होता है जिसमें एक ब्लैक ऑफिसर को, या मान लीजिए किसी ब्लैक कोई यूथ हुआ, उसको किसी वाइट ऑफिसर ने मार दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो प्रेजुडाइसेस हमको देखने को मिलती हैं।
तो इनकी अलग सिचुएशंस है, अलग कंसर्न्स है, तो एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते इनको कि दे आर लिबरेटेड एंड इनको एंजॉय करना चाहिए। इनको अभी भी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि वाइट मैन जो होंगे वो ब्लैक वुमेन को ज्यादा वो नहीं करेंगे, विल नॉट गिव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट डिमांड करती है, लेकिन ब्लैक फेमिनिज्म बोलती है कि ऐसा नहीं हो रहा है, इनके अपने अलग अलग कंसर्न हैं। ऐसे ही पोस्ट कॉलोनियल हमने पढ़ा, फिर आता है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म दिया है जूडियथ बटलर ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी क्या बोलती है? पावर का जब हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो उसमें पोस्ट मॉडर्निज्म कवर करेंगे। एंड यस, इसमें आप मिशेल ओबामा का भी नाम ले सकते हो, शी हैज रिटन अ लॉट अबाउट दैट। इनफैक्ट ओपरा एंड बहुत सारे नाम इसमें लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं जूडियथ बटलर की। अब जूडियथ बटलर ये पोस्ट मॉडर्न है। पोस्ट मॉडर्न का मतलब होता है किसी भी चीज को जो देखने का नजरिया होता है सिर्फ एक नजरिए से मत देखो। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि उसके बहुत सारे नजरिए हो सकते हैं देखने के। तो इनका कहना है कि जेंडर की जब बात की जाती है तो जेंडर इज अ परफॉर्मेटिव टर्म। परफॉर्म आप कैसे कर रहे हो उस पे देखा जाता है। इट इज अ परफॉर्मेटिव टर्म, यानी एक सिंगल मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप डिफाइन कर सको वेमेन को, वेमेन की प्रॉब्लम को। यानी एक सिंगल नजरिए से आप नहीं बोल सकते कि वेमेन की ये प्रॉब्लम है। जेंडर एक परफॉर्मेटिव टर्म होती है। इसका मतलब जेंडर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज। आप जिस भी लैंग्वेज में बात करोगे, जिस जिस हिसाब से आप बताओगे वैसा ही बन जाएगा। समझ गए? तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी टॉक अबाउट जेंडर। जैसे जेंडर के हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज में दूसरा नजरिया अपनाया जाता है, इंडिया में दूसरा नजरिया अपनाया जाता है, दूसरे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो वुमेन की जो प्रॉब्लम है उसके डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लॉयटेशन के वेरिएशंस हो सकते हैं। इंडिया में अलग होगा, कहीं और पे अलग होगा, तो हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि सभी वुमेन एक ही टाइप का ऑपरेशन फेस करती हैं, एक ही टाइप का सब्जुगेशन सबऑर्डिनेशन फेस करती हैं। ऐसा नहीं है। जैसे कि हमको ये बोला जाता है कि टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट इन इंडिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली टेररिज्म से ज्यादा एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, डायरिया से लोग मरते हैं। तो और मीडिया इसके बारे में कभी बात नहीं करती है, हमेशा गवर्नमेंट ऐसे फैक्ट्स को हाइड करती है। तो इससे क्या पता चलता है कि आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको सामने से दिख रही है वही चीज़ हो। उसका उसका नज़रिया, उसका देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग हो सकता है। ठीक है? तो पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट जो होती हैं उनका कहना होता है कि जेंडर अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग तरीक़ों से ये देखा जाता है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में उनके चैलेंजेस, उनके कंसर्न्स एक डिफरेंट लेवल पे हैं, और जो दूसरी सोसाइटीज़ है वहाँ पर अलग नज़रिए से देखो। तो मतलब किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है उसको हर नज़रिए से देखो। मतलब कल्चर के स्पेसिफिक भी चेंजेस होंगे ही होंगे। ठीक है? सो दैट्स द थिंग। और पोस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म को आगे कवर करेंगे तो पोस्ट मॉडर्निज्म स्कॉलर यही बोलते हैं कि कोई भी अगर आप टेक्स्ट पढ़ते हो, किसी भी टेक्स्ट को जब पढ़ते हो तो उसको कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। तो आपको उसका जो इंटरप्रिटेशन है हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट लगेगा। आज मैं जो चीज़ आपको पढ़ा रही हूँ, आपको जितना भी समझ में आ रहा है, अगर आप कल को मान लीजिए व्हेनेवर यू आर इन योर हाई कंसंट्रेशन, अभी तो जितना समझना है वो आपके दिमाग में जा रहा है, लेकिन सपोज अभी जितना समझाया वो समझ में आया और कुछ चीज़ें भूल गई, तो आप दोबारा जब रिवाइज करने आओगे, दोबारा इन्हीं लेक्चर्स को जब रिकॉर्डिंग्स इनकी वॉच करोगे 1.5x स्पीड में और मे बी 1. लेट्स से दैट 2x स्पीड में, तो उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि जब आपने पिछली बार जब लेक्चर पढ़ा था तब आपको ऐसा नहीं, मतलब एसोसिएट नहीं कर पाए थे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। दोबारा पढ़ते हो तो ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा टॉपिक के साथ में एसोसिएट कर पाओगे, मतलब ज़्यादा अच्छे से आपका एक नया नज़रिया आपको उभर के आएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि एवरी टाइम वी रीड एनी पीडीएफ और उसके बाद जब रीड करते हैं, जब रिवाइज करते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उसको लेकर के, हमारी जो क्लैरिटी होती है वो उसको लेकर के और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यानी कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। यानी हर चीज़ को 2-3 नज़रियों से देखना चाहिए, हर नज़रिए से देख करके फिर सोचना चाहिए कि क्या बोलना है।
तो जब रेडिकल फेमिनिस्ट सिर्फ ये बोलती हैं कि वेमेन को सबॉर्डिनेट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसी भी सोसाइटीज हैं जहाँ पर वेमेन को एक अच्छे स्टेटस पे रखा जाता है, जैसे नागालैंड और मणिपुर जैसे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर वेमेन, वहाँ पर पेट्रियार्की नहीं है, वहाँ पे पेट्रियार्की नहीं है, वहाँ पर जो हाउस होल्ड होता है वो वेमेन डोमिनेटेड हाउस होल्ड होता है। तो कुछ कल्चर्स ऐसे भी नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में कैटेगराइज करके बस उसको उसी नज़रिए से, उसी लैंग्वेज से देखो और उसी लैंग्वेज से बोलो। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। अब आता है इको फेमिनिज्म। अब इको फेमिनिज्म में बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। डुबियस हो गई, मैरी डेली हो गई, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट नेम है वंदना शिवा। आगे आती है वंदना शिवा। तो ये जो फेमिनिस्ट हैं, ये बोलती हैं कि देखो, नेचर और वेमेन दोनों को ही मेन ने एक्सप्लॉइट किया है। कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था स्टार्ट, तो जो मेन थे, ऑब्वियसली सारे लोग मेन ही सारे डिसीजन ले रहे थे, इंडस्ट्रीज उस जमाने में मेन ही चला रहे थे। तो मेन, इको फेमिनिज्म ये बोलता है कि जब मैन कोई डिसीजन लेता है तो मैन उस डिसीजन में सिर्फ प्रॉफिट ढूंढता है। तो मेन का नजरिया अलग होता है, वुमेन का नजरिया अलग होता है। वुमेन नेचर के बहुत क्लोज होती है, वुमेन नेचर के बहुत क्लोज होती है, क्योंकि वुमेन ही होती हैं जो नेचर में, आपको पता है कि बच्चा पैदा भी ऑब्वियसली वुमेन ही करती हैं, तो नेचर के काफ़ी क्लोज रहेंगी, दे आर वेरी क्लोज। इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है नेचर इज ऑल्सो अ वुमेन, क्योंकि नेचर बैलेंस मेंटेन करके रखता है, नेचर क्रिएशन भी करता है। ठीक है, एट द सेम टाइम वुमेन में भी क्रिएशन हम देखते हैं। ठीक है, दैट दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। सो इको फेमिनिस्ट बोलती है नेचर को वेमेन के साथ में एसोसिएट करके, कि जैसे नेचर को एक्सप्लॉइट किया गया है मैन ने, वैसे ही वेमेन को भी एक्सप्लॉइट किया है। और जब नेचर को इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, तो वुमेन आर द वर्स्ट सफरर्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत होगी, वुमेन को दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। क्यों? देखिए, आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कितनी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर गरीबी है। क्लाइमेट चेंज के चलते हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में, अब तो अभी भी शहरों में ऐसा नहीं होता, लेकिन गांव में अभी भी ऐसा होता है कि वुमेन बहुत दूर जाती हैं, 4-4 5-5 किलोमीटर दे गो एंड पानी वहाँ से पूरा पानी भर के लेकर के आती हैं अपने घर के लिए। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज और ये सब चीज़ें किसके किया हुआ है? ये सभी मैन के डिसीजन से हुआ है। तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इनके डिसीजन से कौन सफ़र किया है? वुमेन सफ़र की हैं। ठीक है, तो यानी जब भी, क्योंकि वुमेन क्लोजर हैं नेचर के, तो जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, तो वुमेन को उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो कोई भी एजेंडा ऐसा उठाया जाता है सरकार के द्वारा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको करना है, तो उसमें विमेन का एम्पावरमेंट इसीलिए सेंटर पे होना चाहिए। आप तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं ला सकते जब तक आप विमेन को सेंटर पे नहीं रखोगे, क्योंकि विमेन नेचर के सबसे क्लोज होती है। और यही चीज़ रिकॉग्नाइज की गई एजेंडा 21 में, अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा। सिमिलरली नया जो एजेंडा हमारा आया 2030 का, उसमें भी यही सेम चीज़ मानी गई। तो वुमेन को सेंट्रलिटी क्यों देनी चाहिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हिसाब से? क्यों? क्योंकि नेचर देखोगे अगर आप वुमेन का, तो मैन का नेचर देखते हैं। सबसे पहले मैन का नेचर कैसा होता है? मैन का नेचर होता है कंज्यूमरिस्ट। कंज्यूमरिस्ट नेचर होता है मैन का। मैन को प्रॉफिट और ये सब दिखाई देता है कि इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है या मेरा क्या लॉस है। कंज्यूमरिस्ट नेचर होता है मैन का। वेमेन का कंजर्वेशनिस्ट नेचर होता है। ठीक है, मैन के लिए आजकल ज़्यादातर यही एसोसिएट किया जाता है कि जो मैन होता है वो खर्चे वर्चे करने में, कमाने में, इनमें ज़्यादा रहते हैं। वेमेन का क्या होता है? वेमेन ज़्यादा सेविंग्स करती हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो वुमेन ज़्यादा सेविंग्स करती हैं, या ऐसे भी बोल सकते हो कि वुमेन कंजर्वेशनिस्ट होती हैं। जैसे कि डेली आप उसमें भी देखोगे कि कितनी लेडीज़ हैं जो इंडिया में सुबह उठ करके नहा धो करके तुलसी को पानी चढ़ाती हैं, या पेड़ों को, ऐसे पेड़ की पूजा करती हैं, पेड़ों को पूजा जाता है। तो वुमेन आर वेरी क्लोज टू नेचर। सो लाइफ इसीलिए वुमेन की नेचर पे बहुत डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वुमेन हमेशा ही
उसकी वजह से फिर हमें दिखेगा कि एनवायरमेंटल मूवमेंट में सबसे आगे नहीं है। जैसे कि गांव के इलाकों में जब खाना भी पकाना होता है तो आपको क्या लगता है, लकड़ी मैन काट करके लेके आता है, मैन का काम होता है पैसा कमाना, सब्जी वगैरह लेकर के आना, लेकिन जो लकड़ी वगैरह का काम होता है कि खाने के लिए, खाना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है। तो गांव में ऐसा होता है कि वुमेन जाती है दूर दूर तक और पेड़ों पे चढ़ चढ़ के लकड़ी काट करके फिर लेके आती है। तो अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, पेड़ ही सूखे पड़ जाएंगे, पेड़ रहेंगे ही नहीं, तो उन्हें और दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ कि यही लोग काट रही हैं और ये सब हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें इनके ऊपर छोड़ी जाती हैं कि दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सच थिंग्स। तो चिपको मूवमेंट में भी आप देखोगे कि इंडिया की जो एनवायरमेंटल मूवमेंट थी वो भी विमेन ने ही स्टार्ट की थी। चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ से पता चलता है कि मैन जो है कंज्यूमरिस्ट होता है, विमेन कंजर्वेशनिस्ट होती है, इसीलिए विमेन को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी एनवायरनमेंट को लेकर के, वैसे भी आप डिफरेंस देखो, मैन और विमेन के नेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। विमेन के नेचर में केयर अपने आप आती है, ठीक है, केयरिंग नेचर होता है। मैन का इतना नहीं होगा, मैन का एटीट्यूड, मैन के जो इनके अकॉर्डिंग अलग रहेगा। तो इनका मानना है कि क्योंकि विमेन केयरिंग होती हैं, तो अगर विमेन एनवायरनमेंट से रिलेटेड सेंट्रलिटी में रहेंगी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज बनाएंगी, तो ऐसे स्टेप्स वो ज़्यादा अच्छे से संभाल पाएंगी, जैसे स्टेप्स और कोई नहीं ले पाएगा, इवन मैन भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैन इज ऑल अबाउट मेकिंग वॉर। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि मैन मेक वॉर बिकॉज वॉर मेक मैन। मैन क्यों जाते हैं वॉर में, क्योंकि जब वो एज अ बॉय आप जाते हो तो ऐसा माना जाता है, ये टैबू पूरा एसोसिएट किया जाता है मैन के साथ में, कि वॉर में जब तक लड़ने नहीं गए मैन को डरना नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। फिर उसमें यही बोला जाता है कि मैक्सिमम यही देखा गया है कि फीमेल्स आर मोर कंजर्वेशनिस्ट। तो ये जो इन्होंने इको फेमिनिज्म में व्यू दिया है, इसे में हम देखेंगे कि कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट आती हैं जो कि इको फेमिनिस्ट को क्रिटिसाइज करती हैं और ये बोलती हैं कि इनका जो अपना बेस है वो इटर्नल फेमिनिज्म नहीं है। मतलब ये जो क्वालिटीज की बात कर रही हैं, ये लोग क्या कर रही हैं, इको फेमिनिस्ट ये बता रही है कि ये मैन की क्वालिटी होती है और ये वुमेन की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये जेंडर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि मैन की क्वालिटी है कि मैन कंज्यूमर है और वेमेन की क्वालिटी है कि वेमेन कंजर्वेशनिस्ट है। लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट ऐसा नहीं करती है। रेडिकल फेमिनिस्ट बोलती हैं कि इक्वल नहीं है मैन और वुमेन, या इनको एक विचारधारा में मत डालिए, है ना। क्योंकि फेमिनिज्म में ये माना जाता है कि अगर पेट्रियार्की हटाई जाएगी रेडिकल फेमिनिज्म में, तो मैन को भी फायदा होगा और फीमेल्स को भी फायदा होगा। तो आप एक टैबू एसोसिएट मत कीजिए कि मैन ऐसे होते हैं या वेमेन ऐसे होती हैं। तो इसीलिए क्रिटिसाइज करती हैं जो हमारी रेडिकल फेमिनिस्ट होंगी इनको। सो दैट इज अबाउट फेमिनिज्म। एंड इसी के साथ में हमारा जो फेमिनिज्म का टॉपिक है वो फिनिश होता है। अब आपको इसमें कोई डाउट है? अब बात आती है कि नाम कैसे याद रखते हैं। देखो, नाम बहुत इजी है। सबसे पहला नाम आप याद रखेंगे, मदर ऑफ फेमिनिज्म कौन है। मदर ऑफ फेमिनिज्म, एम फॉर मदर होता है, एम फॉर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट याद रखेंगे। अब आता है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म मतलब एकदम रेडिकल आइडियाज कहाँ से हमको देखने को मिलेंगे। तो रेडिकल फेमिनिज्म में आइडिया, एक नाम याद रखेंगे आप, सिमोन डी beauvoir। ठीक है, इसमें इनकी बुक का नाम याद रखना है, दैट शी हैज रिटन सेकंड सेक्स, और ये जेंडर सोसाइटी की बात करती है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर अकॉर्डिंग टू द रेडिकल फेमिनिस्ट। इसको आप 10 मार्क्स में लिखिए। तो आपको पूरा इसमें बताना है एक्सपीरियंसेस कि कैसे सबॉर्डिनेशन होता है, कैसे जो बच्चे होते हैं फैमिली में जिनको बिल्कुल भी सेंस नहीं होता जेंडर का, इनफैक्ट वो देखते हैं अपनी फैमिली में किस तरीके से सबॉर्डिनेशन हो रहा है, जब सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको सबॉर्डिनेशन दिखाई देता है, एंड अल्टीमेटली ये उनको कॉमन सेंस लगने लगता है कि वेमेन का सबॉर्डिनेशन इज, तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। आया समझ? एनी डाउट? ओके, नो डाउट्स, ठीक है। अब हमारा ये चीज़ तो ख़त्म होती है फेमिनिज्म की। अब मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट
नोट्स अपडेट कराने के, राइट? तो वो देखते हैं। कुछ क्रिटिसिज्म मैंने आपको बताए थे कि आई डिक्टेट इन द क्लास। सो वो देखेंगे अब। एक मिनट टाइम दीजिए मुझे थोड़ा। तब तक 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप। फिर उसके बाद आई डिक्टेट यू टॉपिक वाइज थोड़े क्रिटिसिज्म ऐड में करवा दूंगी। नहीं, अभी कवर नहीं हुए हैं। अभी हमें नेक्स्ट पावर कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी राइट्स होगा। उसके बाद फिर जस्टिस और इक्वालिटी शुरू होगा। फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट कवर करना है। खैर इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो 1 अक्टूबर के बाद ही कवर होगा। एक मिनट दीजिए मुझको।
पेन एंड पेपर अपना तैयार रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, एरिस्टोटल का इवैल्यूएशन अलग से, ये मैंने टेक्निकल उसमें नहीं लिखवाया है आपको, बट आई वांट ये चीज़ अब आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। पार्टी सेक्शन 1 इज प्योर पॉलिटिकल साइंस, नहीं ऐसा नहीं है। ओनली पार्ट 2 भी देखोगे आप, सेक्शन पेपर 2 और सेक्शन ए, इवन दैट इज पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरीज हैं उसमें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसमें, सो दैट इज पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, ठीक है राघव। एंड जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो दैट इज ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी और गवर्नेंस वाला। इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, जो एक सेक्शन है पेपर 2 सेक्शन बी, बट रेस्ट ऑफ द पेपर जो आपको दिखेगा पेपर 1 सेक्शन ए एंड बी एंड पेपर 2 सेक्शन ए इज प्योरली पॉलिटिकल साइंस। ओके, पहले लिखिए एरिस्टोटल के व्यू, ये मैंने दूसरे बैच में भी कभी नहीं लिखवाए हैं, तो राइट इट डाउन। एरिस्टोटल्स इवैल्यूएशन ऑफ प्लेटो, इवैल्यूएशन ऑफ प्लेटो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपके बैच में मैं एडिशनली लिखवा रही हूँ। सो जिसकी भी हैंड राइटिंग अगर अच्छी है, लाइक इन दिस क्लास मुझे लगता है शिफा की हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी थी। शिफा, अभी शिफा नहीं है, जिनकी भी अच्छी है, एक बार जो भी आप लिखोगे ना उसको स्कैन करके अपना क्लास में शेयर कर देना, जो ग्रुप है आपका ग्रुप में शेयर कर देना एक बार, ठीक है। प्रियंका आप कर देना, आई थिंक कि हैंड राइटिंग ठीक होगी, भी उसमें से फिर कॉपी कर लेंगे if they want। तो पहला लिखिए एरिस्टोटल इवैल्यूएशन ऑफ प्लेटो, हमें इवैल्यूएट करना है। एरिस्टोटल ने प्लेटो के, सबसे पहले हम लिखेंगे कि फिलोसोफर किंग पे क्या बोला, इसका इवैल्यूएशन देखते हैं। फिलोसोफर किंग, सबसे पहले फिलोसोफर किंग लिखिए। एरिस्टोटल आर्ग्यू दैट, Aristotle argued that rule of law rule of law is always better than is always better than rule of any person irrespective। आप लोगों को आवाज आ रही है? ये बार बार रिफ्रेश हो रहा है इधर वाली साइड से। irrespective of how knowledgeable, स्टक हो रहा है बीच में, ओके वेट, होना नहीं चाहिए, अभी होगा तो प्लीज मुझे एक बार बता देना, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इज ऑलवेज बेटर देन रूल ऑफ एनी पर्सन irrespective of how knowledgeable
He or she is. He or she is. He finds. He finds. He also finds. He also finds other issues. Other issues. Other issues with other issues with the idea of philosopher king. With the idea of philosopher king. एंड अब पॉइंट में लिखेंगे आप एक एक करके, इसी में ही पॉइंट्स इस तरीके से लिखने हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, इट इज नॉट एन इजी टास्क टू फाइंड, इट इज नॉट एन इजी टास्क टू someone find someone worthy worthy to be a philosopher, worthy to be a philosopher and a king at the same time, and the king at the same time. Next, the philosopher king, next point, the philosopher king can eventually can eventually the philosopher the philosopher king can eventually fall to fall prey can eventually fall prey fall prey to his appetite appetite and passion, appetite and passion, and can act without reason, and can act without reason. Next point, instead instead it is better to trust instead it is better to trust laws it is better to trust laws since they represent since they represent the collective wisdom of many generations, the collective wisdom of many generations of learned men, of learned men, and are more dependable and are more dependable than knowledge and reason of one person and reason of one person. Now you have to change the paragraph and last line you have to add in this.
Plato is sacrificing good. Plato is sacrificing good for the sake of best. Plato is sacrificing good for the sake of best, full stop. But best is unachievable. But best is unachievable, full stop. If the rule of the philosopher king is the best, if the rule of the philosopher king is the best, comma, the rule of law is best practicable. The rule of law is best practicable. It is best practicable. नेक्स्ट लिखिए criticism of Plato's theory of justice. Criticism of Plato's theory of justice. आई थिंक ये नोट्स में भी नहीं ऐड मेरे ख्याल से इसमें मैंने शायद दिया था आई डोंट रिमेम्बर जब अपडेट किया था बट अलग से लिख लीजिए क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस तो पहला क्रिटिसिज्म है लिखिए his conception of justice is based on his conception of justice is based on the principle of one man one job, one man one job, one man one job. It makes one's life monotonous and deprives the individual of all round development of all round development all round development आगे लिखिए his conception of justice is moral. It is moral and not legal. His conception of justice is moral and not legal. Full stop. He provides no legal apparatus. He provides no legal apparatus to resolve the clashes and crisis if there is any between the members of one class and the other having different obligation
and the other having different obligations and interest. Let me repeat it again. His conception of justice is moral and not legal. He provides no apparatus to resolve the clashes and crises, if there is any, between the members of one class and the other having and the other having different obligations and interest. Having different obligation and interest. लिख लिया प्रियंका? दोबारा से बोले. No legal apparatus to resolve the clashes and crises, if there is any, between the classes. Okay. Right? Plato's justice is too subjective. It is too subjective, and he emphasizes mainly on the duty of the individuals. He emphasizes mainly on the duties of the individuals, and not and not on the rights on the rights. He concentrates he concentrates the political power. He concentrates the political power in the hands of one class. He concentrates the political power in the hands of one class. Full stop. The monopoly of power may easily degenerate may easily degenerate it may easily degenerate this class, and no safeguards against the abuse of power has been provided. No safeguards against the abuse of power provided has been provided. Next, Plato separates the individual into three classes. Full stop. This separation is based on this separation. This separation is based on the different elements of the different elements of soul. Different elements of soul. Full stop. It is illogical to assume. It is illogical to assume that an individual has only an individual has only one element of soul. Only one element of soul. Full stop. It appears that an average human being an average human being
has all these elements in him, has all these elements in him. Now change of paragraph and write the last point. It has been urged, it has been urged in certain quarters, in certain quarters that Plato's theory is totalitarian, that Plato's theory is totalitarian, and and it leads to the complete subordination of the individual, the complete subordination of the individual to the state, to the state, full stop. It ends by making, it ends by making the state, by making the state an end in itself, by making the state an end in itself, an end in itself, at whose altar, at whose altar the individual is required, at whose altar the individual is required to sacrifice him, required to sacrifice him. Okay, so this is about some of the criticism. We'll be further discussing more in writing more into this later on. Okay, we'll be adding more stuff. This is it for today. Thank you very much. And tomorrow we'll start with the new topic, which is power, where you should be adding this in Plato. You should be adding this in Plato. Uh, See, when it comes to Machiavelli's idea of sovereignty, Machiavelli has talked about the sovereignty, मतलब सुप्रीम पावर किसके पास में होगी. तो मैकियावेली ने सॉवरेनिटी का आइडिया में ये बोला था. देखो, मैकियावेली में इटली में क्या था, फ्यूडल स्टेट था. फ्यूडल स्टेट का मतलब है कि यहाँ पर लोगों के पास में. अच्छा, आप कहाँ सेंड करोगे? अच्छा, तो प्रियंका बैच नंबर 7 में आप एडेड नहीं हो. बैच नंबर 7 का ग्रुप लिंक डिस्कशन फोरम पे जाइए, एंड देयर इज अ ग्रुप लिंक दैट आई हैव शेयर्ड. टेलीग्राम का ग्रुप लिंक मैंने वहां पर दिया हुआ है. नया ग्रुप नहीं है, बैच नंबर 7 का ही एक पूरा ग्रुप है. ठीक है. यस, कल क्लास होगी आप लोगों की. कल क्लास है कि नहीं है आप लोगों की? कल नहीं है ना. कल आई थिंक आप लोगों की छुट्टी है. मेरी 2 क्लासेस ऑलरेडी दूसरे की है, कल नहीं है. हाँ, कल तो नहीं होगी, फिर आपकी परसों रहेगी आपकी क्लास. ठीक है. बाकी आपकी शायद 26 को भी एक क्लास मैंने रखवाई है, तो 26 को 2 क्लासेस रहेंगी. विल सी अबाउट इट. तो ये रहेगा. एंड इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएट ऐसे करना है कि मैकियावेली का देखो जो आइडिया है सॉवरेनिटी का, सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर किसके पास में होगी. और इटली में देखो बहुत ही ज्यादा फ्यूडल स्टेट थे, 5 फ्यूडल स्टेट थे. वहां पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ थी कि किसका लॉ प्रिवेल करेगा. और इस वजह से भी तो मैकियावेली चाहते थे कि यूनिफाई हो. इसलिए मैकियावेली ने देखा कि एक किसी का आइडिया प्रिवेल नहीं कर रहा था, तो मैकियावेली ने बोला कि रिलीजन और एथिक्स को इससे अलग करो, पॉलिटिक्स से अलग करो. लेकिन मैकियावेली ने ये बात एक्सप्लिसिटली नहीं बताई कि जो चर्च होगी वो भी स्टेट के अंडर में आएगी.
जो हॉब्स की कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है, हॉब्स ने कंप्लीट थ्योरी दी। क्यों? क्योंकि हॉब्स ने सीधी सीधी बात ये बोली कि रिलीजन भी स्टेट के अंडर में आएगा, यानी पॉलिटिक्स को अलग तो रखो, लेकिन पॉलिटिक्स में सारे जो डिसीजन होंगे वो स्टेट लेगा, और रिलीजन के मैटर में भी स्टेट ही डिसीजन लेगा। तो यानी स्टेट भी इसी के अंडर में आता है। समझ आया? तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि मैकियावेली का जो सॉवरेनिटी का आइडिया था, ये पहली बार सेक्युलरिज्म की बात करेंगे कि रिलीजन अलग होता है, लेकिन हॉब्स सबसे पहले इसकी जो पूरी अथॉरिटी होगी चैलेंज करते हुए स्टेट के अंडर में डालेंगे। बाकी इसको डिटेल में अभी आगे बताऊंगी, बिकॉज आई हैव अनदर क्लास टू टेक और उसका टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आप मुझे एक बार जो ग्रुप का लिंक मैंने दिया है वहाँ पर पिंग कीजिए, उस वहाँ पर आई टेल यू मोर अबाउट इट। ठीक है, दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। बाकी आपको समझ में आया थोड़ा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर? एक्सप्लिसिटली बोलने वाली जो बात आती है इसमें। फोर्थ समझ नहीं आया, हारमोनियस फॉर्म्स। फोर्थ कौन सा है इसमें? हिंदी एजुकेशन, फेडरल सुप्रीमेसी। ओके, इसको बाद में डील करूंगी मैं। ठीक है, अभी एक और क्लास है ना। अच्छा, ऐसे राइटिंग की मैं एनालिसिस करने वाली हूँ इस क्लास में, स्पेशल क्लास रहेगी, तो आप लोग आ सकते हैं। उसमें पूरा ऐसे का पेपर का एनालिसिस होगा जो अभी 2019 में आया है, अभी परसों पेपर जो हुआ था ऐसे का। तो यू प्लीज बी देयर। बाकी ये जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 है, इसका भी मैं बात बताऊंगी। हाँ, दिस इज अ स्पेशल क्लास, मेरे प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, यू कैन कम देयर।